लव लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप सभी सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज। प्यार का एहसास ही इतना खास है कि पतझड़ के मौसम में भी बहारों सी ठंडक देता है और गर्मी की तपन भी बारिश की बूंदों सी लगती है। बुरे हालात भी बुरे नहीं लगते और हर पल उसके साथ का एहसास आपको अकेला नहीं छोड़ता। लेकिन प्यार करना भले जितना ही आसान हो, उसे निभाना आसान नहीं है। ये कहानी राघव और रागिनी की है। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वे बहुत जल्द एक दूसरे के प्यार में पड़ने वाले हैं। फिलहाल दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे। हाँ, कभी कभार ऑफिस के ब्रेकफास्ट टाइमिंग में दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराए जाया करती थी, लेकिन राघव रागिनी को देखकर ही नजरें नीची कर लिया करता था। ओह गॉड, पता नहीं मुझे रागिनी को देखकर क्या होने लगता है। वो जब भी मेरे सामने आती है तो मेरी हिम्मत ही नहीं होती कि मैं उसको देखूं। मैं बताऊं? क्या? यही जो तू अपने आप से पूछ रहा था। तुझे पता है ये सब कब होता है? जब कोई लड़का किसी लड़की के प्रति अट्रैक्ट होता है या उससे डरता हो। नहीं नहीं, मैं डरता नहीं हूँ। भला मैं क्यों उसे डरने लगा? तो इसका मतलब है तू कहीं ना कहीं उसे पसंद करता है और वो तुझे अच्छी लगती है। हाँ, मैंने उसे दूर से कई बार देखा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन सामने से देखने की हिम्मत ही नहीं होती है। तो हिम्मत कर, क्या पता शायद वो भी तुझे पसंद करने लगे। इधर रागिनी अपने डेस्क पर बैठकर काम करती है। तब सुनीता नाम की उसकी सहेली उसे कहती है, रागिनी, तू राघव को जानती है? हाँ, लेकिन हमारी कभी बात नहीं हुई। क्यों? मुझे लगता है कि वो तुझे घूरता रहता है, पर मैंने तो कभी नहीं देखा। मैं सच कह रही हूँ यार, वो तुझे घूरता है। रागिनी मन ही मन मुस्कुराती है, क्योंकि उसे भी पता था कि राघव उसे ही देखता है। लेकिन चुप्पी इधर भी थी और चुप्पी उधर भी। राघव और रागिनी अपने अनजान प्यार से बेखबर थे। कुछ दिन बाद एक होटल में ऑफिस की एनुअल पार्टी रखी गई। सभी आए, राघव और रागिनी भी गए थे। रागिनी ने हालांकि ऐसा पहले से कुछ सोचकर नहीं रखा था, पर खूब तैयार होकर आई थी। अब एनुअल पार्टी थी और पूरे स्टाफ को आना था, तो तैयार तो अच्छे से ही होना था। एक तरफ राघव और संजय थे, तो दूसरी तरफ रागिनी अपनी सहेली सुनीता के साथ थी। राघव रागिनी को दूर से देखता है। ऐसे देखने से कुछ नहीं होगा ब्रो, आज अच्छा मौका है, जाकर बात तो कर। तू सही कह रहा है, आज अच्छा मौका है, मैं आज बात करके ही रहूंगा। राघव रागिनी से बात करने के लिए जाता है। उधर सुनीता राघव को आते हुए देखती है और कहती है, ए रागिनी, उधर देख, मुझे लग रहा है राघव इधर ही आ रहा है। हाँ, तो आने दो। रागिनी तिरछी नजर से राघव की तरफ देखती है और राघव मन में साहस भरते हुए रागिनी से बात करने जाता है। हाय, तुम रागिनी हो ना? नहीं, ये सुनीता है और मैं रागिनी हूँ। सुनीता क्या कर रही है? सॉरी, मैं रागिनी हूँ। मेरा नाम... मैं जानती हूँ, तुम्हारा नाम राघव है। हे रागिनी, चल, डांस स्टार्ट होने वाला है, चलना है क्या? नहीं, तू जा, मेरा मूड नहीं यार। चलना यार, मूड का क्या है, मूड बना लेंगे। सुनीता, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ। राघव, तुम कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं क्या कह रहा था, एक बात कहूँ? हाँ हाँ, कहो। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। ओह, थैंक यू। पता है, आज सुबह से मैं परेशान थी कि क्या पहनूं और क्या नहीं पहनूं। फिर आंखें बंद की, ड्रेस चुनी, फिर पहन ली। राघव, अपने बारे में कुछ बताओ। मेरे बारे में? मेरे घर में मम्मी है, पापा हैं। पापा सरकारी जॉब करते हैं और मम्मी हाउसवाइफ है। तुम अपने बारे में कुछ बताओ।
मेरे घर में भी मम्मी पापा है। मेरे पापा बिजनेसमैन हैं और मम्मी भी कभी कभी पापा का बिजनेस संभालती है और एक भाई भी है। मेरे घर में सब सीरियस है, उन्हें सब काम समय पे करना अच्छा लगता है, लेकिन मैं थोड़ा अलग हूँ। मुझे रोक टोक बिल्कुल पसंद नहीं है। ओह, वेरी नाइस। दोनों इसी तरह एक दूसरे से बातें करते हैं। राघव रागिनी से बात करके सुकून महसूस कर रहा था, तो रागिनी खुश थी। अभी तक दोनों एक दूसरे से अनजान थे, लेकिन आज की बातचीत ने दोनों के दिल में गहरी छाप छोड़ दी। कुछ देर बाद सुनीता के दोबारा जिद करने पर रागिनी डांस करती है और रागिनी के कहने पर राघव भी उसके साथ डांस करता है। राघव, अब हमें चलना चाहिए, कल ऑफिस में मिलते हैं। हाँ, लेकिन अगर तुमसे बात करने का मन किया तो? ओह, तो तुम्हें मेरा नंबर चाहिए? हाँ, नहीं, मेरा मतलब है अगर नंबर मिल जाता तो अच्छा होता। पर मेरे पास तो मोबाइल नहीं है। ओह, कोई बात नहीं है। अरे, मैं मजाक कर रही थी। लाओ, अपना मोबाइल दो। राघव रागिनी को अपना मोबाइल देता है और रागिनी उसके मोबाइल पर अपना नंबर सेव कर देती है। ये मेरा नंबर है, ठीक है? अब मैं जा रही हूँ, तो कल ऑफिस में मिलते हैं। बाय। बाय। इसके बाद रागिनी चली जाती है और राघव पता नहीं मैंने आज तक रागिनी से बात क्यों नहीं किया। रागिनी कितनी अच्छी है। अरे हाँ, वो तो होगा ही। आखिर पहली मीटिंग कितनी अच्छी जो रही और नंबर भी मिल गया। वाह वाह। तुझे ये सब कैसे पता? क्योंकि मैं भी तेरे साथ इसी पार्टी में था। तो अब क्या करना है? घर चलते हैं और क्या। अरे यार, मैं घर जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तेरे और रागिनी के बारे में बात कर रहा हूँ। ओह, फिलहाल आगे क्या करना है तो मुझे भी नहीं पता है। बस यार, कभी उसे मेरी वजह से खराब नहीं लगना चाहिए। वो बहुत ही प्यारी है। क्या बात करती है यार। तुझे पता है, जब वो बात कर रही थी ना, तो ऐसा लग रहा था कि मैं बस उसे सुनता ही रहूं। उसके नाम की तरह उसमें भी एक राग है जिसमें मैं कहीं खोए जा रहा था। ओ मेरे कबीर दास, मैं समझ गया। तू रागिनी के बारे में घंटों बात कर सकता है, और बात तो क्या, तू तो उसके बारे में एक पूरी किताब भी लिख सकता है। लेकिन अभी देख, लगभग पार्टी से सब जा चुके हैं। अभी हमें भी चलना चाहिए, कल ऑफिस भी है यार। ओ हाँ यार, थैंक यू संजय। अब ये क्या है? आखिर तूने ही तो मुझे रागिनी से बात करने के लिए हौसला दिया था। हाँ, और अब मैं ही कह रहा हूँ कि बाकी बातें कल करेंगे। ठीक है। इसके बाद राघव और संजय भी घर जाने के लिए बाहर निकलते हैं, तो देखते हैं कि सभी ऑफिस की गाड़ी चली गई है। अभी एक भी गाड़ी नहीं है। अब क्या करना है? अब नहीं 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 नहीं, तू कुछ मत बोल, मैं ही देखता हूँ। राघव, मैं कैब बुकिंग कर रहा हूँ। यार चल ना, अब बात करते हुए पैदल ही चलते हैं। क्या पागल है क्या? मैंने कैब बुक कर दी है, बस आती ही होगी। राघव और संजय कैब का इंतजार करते हैं। उधर रागिनी ऑफिस की गाड़ी में बैठकर घर जा रही थी। वही मन ही मन राघव के बारे में सोचती और मुस्कुराती। तभी अचानक गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी पूरी पलट जाती है। इधर राघव का मन नहीं मानता है और वो रागिनी को कॉल करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। क्या गाड़ी 180 डिग्री पर पलटी हुई थी। तभी आसपास के कुछ लोग भागकर आते हैं। अरे चलो चलो, बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। सभी लोग गाड़ी से एक एक करके सबको निकालते हैं। सभी सही सलामत रहते हैं सिवाय रागिनी के। रागिनी की साइड का विंडो ग्लास टूटकर उसके एक गाल में धंस गया था और वो लगभग बेहोश हो गई थी। थैंक गॉड, किसी को ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन इस लड़की को चोट लगी है। इसके बाद रागिनी को हॉस्पिटल ले जाया गया।
उसका मोबाइल उसी स्पॉट में गिरा हुआ था और राघव का कॉल आ रहा था। तभी एक आदमी मोबाइल को उठाता है और कॉल रिसीव करता है। हेलो। रागिनी? नहीं, मैं रागिनी नहीं हूँ। मुझे लगता है आप उस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं जिसका अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है। क्या? कहाँ? कैसा हुआ? वो आदमी राघव को सारी बात बताता है और मोबाइल भी हॉस्पिटल में लेने कहता है। राघव बहुत घबरा जाता है। क्या हुआ राघव? यार, रागिनी का एक्सीडेंट हो गया है। क्या रागिनी ठीक तो है? पता नहीं, उसके आसपास के लोग हॉस्पिटल लेके गए हैं उसे। ठीक है, चल हम भी हॉस्पिटल चलते हैं। राघव और संजय भी हॉस्पिटल की तरफ चल देते हैं और कुछ देर बाद हॉस्पिटल पहुंचते हैं और फिर डॉक्टर से पूछताछ करते हैं। सर, अभी अभी एक लड़की को लाया गया था, एक्सीडेंट केस है, रागिनी नाम है उसका। अभी वो कैसी है? नॉट टू वरी, एक ग्लास टुकड़ा उसके गाल में धंस गया था। मैंने ग्लास का टुकड़ा निकाल दिया है, अभी वो बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सर। सर, क्या हम उससे मिल सकते हैं? नहीं, अभी रागिनी होश में नहीं है, 4-5 घंटे में होश आएगा। सर, मुझे बस उसे एक बार देखना है, प्लीज सर। ओके यंग मैन, यू कैन सी। इसके बाद राघव रागिनी को बाहर से ही देखता है। वो देखता है रागिनी बेहोश है और उसके गाल पर पट्टी लगी हुई है। रागिनी, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस कहानी में ये दर्द भरा लम्हा था, लेकिन ये तो दोनों की नजदीकियों को बढ़ाने का कुदरत का बस एक खेल था, क्योंकि इसके बाद मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने वाला था। राघव रागिनी के होश में आने का इंतजार करता है और राघव के कहने पर संजय घर चला जाता है। फिर कुछ घंटे बाद रागिनी को होश आता है और सामने मम्मी पापा को पाती है। मम्मी, पापा, बेटी, ये सब कैसे हो गया? मैंने कितनी बार कहा है तुझे कि काम करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तू मेरी बात सुनती ही नहीं है। अब तू ये काम नहीं करेगी। पापा। क्या कर रही हो? इसमें इसका क्या दोष है? हमारी बेटी सही सलामत है, बस यही काफी है। तभी राघव अंदर आता है। आओ बेटा आओ। पापा, आप राघव को जानते हैं? बेटी, इसने ही तो हमें इन्फॉर्म किया था। ओह, पर राघव, तुम्हें कैसे पता चला? ये बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगा। अभी तुम आराम करो, तुम जल्द ठीक हो जाओगी। तभी रागिनी अपने चेहरे पर हाथ फेरती है। मेरी गाल पे पट्टी लगी हुई है, क्या मुझे ज्यादा चोट लगी है? डॉक्टर ने कहा है तुम्हारे गाल पर ग्लास का टुकड़ा धंस गया था। फिलहाल डॉक्टर ने ग्लास का टुकड़ा निकाल दिया है, फिक्र की कोई बात नहीं है। चेहरे पर कट होने से रागिनी उदास हो जाती है, वो बिल्कुल गुमसुम हो जाती है। तभी राघव रागिनी का ध्यान भटकाने के लिए कहता है। अरे अंकल आंटी, आप लोगों को भूख नहीं लगी है क्या? मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है, कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं। रागिनी तो खाएगी नहीं, कहीं खाते खाते उसके गाल से बाहर ही ना आ जाए खाना। तो क्या हुआ, मैं फिर भी खाऊंगी। इसके बाद दोनों की मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा। राघव के प्यार ने देखभाल और केयर का रूप लेकर आगे आने की हिम्मत दिखाई। अब राघव को क्या पता कि रागिनी भी उसे मन ही मन पसंद करती थी। रागिनी को पूरी तरह ठीक होने में 1 महीना लगा। हालांकि उस एक्सीडेंट का दर्द उसके गालों में थोड़ा बहुत आज भी है, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से इन दोनों की मुलाकातों का सिलसिला चल निकला और दोनों ने एक दूसरे के प्यार को एक्सेप्ट भी कर लिया था। राघव, एक बात बताऊं? हाँ बोलो। अगर देखा जाए तो अच्छा ही हुआ जो मेरा एक्सीडेंट हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम मुझे मिल गए। मैं तो तुम्हें हमेशा से पसंद करती थी, लेकिन तुम्हें कभी जानने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन मेरे एक्सीडेंट ने ये रास्ता भी बना लिया
इसलिए मेरे लिए तो ये लकी एक्सीडेंट था। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। और मैं भी। राघव और रागिनी दोनों ही टाइम पास वाले प्यार में न तो यकीन रखते थे, न ही खुद ऐसे किसी रिलेशनशिप में थे। दोनों एक दूसरे को लेकर काफी सीरियस थे, कमिटेड थे और शादी करना चाहते थे। और दोनों ही अपने काम को भी लेकर उतना ही सीरियस एटीट्यूड रखते थे। लेकिन ये सब भी उनकी शादी के लिए काफी नहीं था, क्योंकि रागिनी, काश हम एक ही कास्ट के होते तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ राघव, मैं साउथ इंडियन लड़के और तुम बंगाली लड़के। माना हमारा कास्ट अलग है, लेकिन हम परिवार वालों को कैसे समझाएंगे? रागिनी, हमें अपने घर में बात करनी ही होगी, उन्हें समझाना होगा। मैं अपने परिवार वालों को अच्छे से जानती हूँ, वो नहीं समझेंगे। क्या हम भागकर शादी नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन ये सही नहीं होगा। रागिनी, आई एम सॉरी, मैं ये कभी नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हें जितना प्यार करता हूँ उतना ही अपने मम्मी पापा से भी करता हूँ। मैं उन्हें धोखा नहीं देना चाहता। तुम सही कह रहे हो। हम अपने प्यार के लिए अपने माँ बाप को धोखा नहीं दे सकते हैं। हमें कुछ और करना होगा। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं अपने मम्मी पापा से तो बात कर लूँगा, पर तुम्हें अपनी मम्मी पापा से बात करनी ही होगी। रागिनी, इसके सिवाय हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। राघव, अगर हम पहले शादी कर ले, उसके बाद अपने परिवार वालों से बात करें तो तब तो उन्हें हमारी शादी को मानना ही होगा। क्या? नहीं नहीं, मैं अपने मम्मी पापा को फेस नहीं कर पाऊंगा। मैं कैसे उनको सामना करूंगा? और तुम लोग तो साउथ इंडियन हो, बात बात पर गुस्सा हो जाते हो। मैं तुम्हारे घर में क्या कहूँगा कि मैंने आपकी अनुमति के बिना ही आपके घर के लड़की से शादी कर ली? तुम्हारे घर वाले तो मुझे साउथ फिल्मों की तरह मारेंगे। राघव, वो फिल्मों में होता है। असल में साउथ इंडियन बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सरल होते हैं। तो फिर अपने घर में बात करो। राघव, मेरे पास एक और आइडिया है। अगर हम कोर्ट मैरिज करके अपने अपने घर में रहें और जब हमारे पास सर्टिफिकेट आ जाए तब हम अपने घर में बात करके सब कुछ बता देंगे। इससे उन्हें भी खराब नहीं लगेगा और तुम देखना, फिर दोनों परिवार मिलकर हमारी शादी धूमधाम से करा देंगे। आई थिंक ये आइडिया सही होगा। हमें कुछ और समय मिल जाएगा। डन। तो हम इस वीक में कोर्ट मैरिज करेंगे। ठीक है। राघव, सब सही तो होगा ना? हाँ, तुम देखना, सब सही होगा और मुझे पूरा भरोसा है तुम अंकल आंटी को राजी कर लोगी। हाँ, लेकिन फिर भी पता नहीं मुझे क्यों डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना। अगर जरूरत पड़े तो मैं खुद अंकल आंटी से बात कर लूंगा। ठीक है? राघव अपने और रागिनी के बारे में संजय से बात करता है। देख राघव, आई थिंक रागिनी सही कह रही है। तुम दोनों को कोर्ट मैरिज कर लेनी चाहिए। तुम दोनों का कास्ट अलग है, इसीलिए ये शादी बातचीतों से नहीं हो सकती। हाँ, अगर तुम दोनों चुपचाप शादी कर लेते हो तो शायद तुम्हारे घर वाले राजी हो जाएं। ठीक है, मैं कल ही कोर्ट जाकर किसी लॉयर से कंसल्ट करता हूँ। होप इसके बाद सब कुछ अच्छा हो। ठीक है। अगले दिन राघव कोर्ट में एक लॉयर से कंसल्ट करता है और लॉयर उन दोनों की शादी का सब कुछ इंतजाम कर देता है। फिर कुछ हफ्ते बाद राघव और रागिनी चुपचाप कोर्ट में शादी कर लेते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं। कांग्रेचुलेशन राघव एंड रागिनी। तो आज से तुम दोनों की न्यू लाइफ स्टार्ट हुई। कांग्रेट्स। तुम दोनों हमेशा खुश रहना और हाँ, कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो बेझिझक कहना। थैंक यू संजय, लेकिन ये तो बस फॉर्मेलिटी थी। हमारी असली लाइफ तो तब शुरू होगी जब हमारे घर वाले मान जाएंगे। हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। थैंक यू संजय। संजय, प्लीज इस शादी के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल टेंशन मत लेना। बस एक बार मैरिज सर्टिफिकेट आ जाने के बाद तुम दोनों को जल्दी से घर में बात करनी होगी। ठीक है? ये सब बातें बाद में भी कर सकते हैं। तुम दोनों के लिए सरप्राइज है। क्या? संजय उनके गोवा घूमने के लिए 2 टिकटें लाता है। अभी? लेकिन घर में क्या कहूँगी? ओह, रिलैक्स रागिनी। मैं तुम दोनों को हनीमून में जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। वैसे तुम दोनों की मर्जी।
अगर तुम लोग चाहो तो इस ट्रिप में हनीमून के लिए भी जा सकते हो। संजय, हो गया तेरा बकबक। जब तक सबको हमारी शादी की खबर नहीं मिल जाती तब तक कुछ भी नहीं। ठीक है, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। राघव, ये क्या बात हुई? संजय कितने प्यार से हमारे लिए टिकट लाया है। कम से कम हम घूमने तो जा ही सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं। ये हुई ना बात, कल की ही टिकट है। बाकी तुम लोगों ने घर में क्या कहना है वो तुम लोग जानो। अगले दिन राघव और रागिनी अपने अपने घर में बहाना करके गोवा के लिए निकल जाते हैं। राघव, सब सही होगा ना? हमारे घर वाले मान जाएंगे ना? हाँ, क्यों नहीं। और अगर नहीं माने तो हम उन्हें मना लेंगे। और अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। हम अभी सिर्फ प्यार की बातें करेंगे। अच्छा, और वो क्या? किसी ने सच ही कहा है, शादी के बाद लड़कियां और भी खूबसूरत लगती हैं। तो इसका मतलब है मैं पहले खूबसूरत नहीं लगती थी? नहीं, मेरा मतलब था। तो क्या मतलब था? तो सच में तुम्हें मतलब जानना है? हाँ हाँ, सच में जानना है। ठीक है, तो नजदीक आओ, मैं तुम्हें मतलब बताता हूँ। अच्छा, मुझसे चालाकी? मैं तुम्हें अरे अरे अरे, मैं तो मजाक कर रहा था। राघव और रागिनी एक दूसरे के प्यार में खोए हुए थे। जैसे बारिश की पहली बूंद दिल में तरंग पैदा करती है, जैसे पक्षियों की चहचहाट मन में उमंग पैदा करती है, जैसे आसमान में सितारे आंखों में जिलजिलाहट पैदा करते हैं, जैसे रंग बिरंगी तितलियां चेहरे पर खिलखिलाहट पैदा करती है, ठीक उसी तरह इनका प्यार भी खिल उठा था। रागिनी, तुमसे दूर जाने का मन नहीं कर रहा है। राघव, मन तो मेरा भी नहीं कर रहा है, लेकिन अभी हमारे लिए यही सही होगा। पता नहीं मैं तुमसे दूर कैसे रह पाऊंगी। रागिनी, रागिनी, हम हमेशा के लिए दूर नहीं जा रहे हैं। बस कुछ ही महीनों की तो बात है। एक बार मैरिज सर्टिफिकेट हाथ में आ जाए, उसके बाद हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। इसके बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। न राघव का घर में मन लग रहा था और न ही रागिनी का। दोनों अक्सर एक दूसरे के ख्यालों में खोए रहते थे। धीरे धीरे समय होने लगा, लेकिन रागिनी का डर खत्म ही नहीं हो रहा था कि क्या उसके घर वाले उनकी शादी को एक्सेप्ट करेंगे, और नहीं किया तो क्या होगा। इसी तरह एक महीना पार हो जाता है और इनका मैरिज सर्टिफिकेट आ जाता है। रागिनी, हमारी शादी का सर्टिफिकेट आ गया है। अब हमें अपने घर में बात करनी है। हाँ, और देरी करना सही नहीं होगा। मेरे घर वाले तो पूरे जोर से मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। क्या? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? ओके, कोई बात नहीं, हम आज ही अपने अपने घर में बात करेंगे। हाँ। इसके बाद राघव और रागिनी अपने अपने घर चले जाते हैं। राघव अपनी मम्मी पापा को सारी बात बताता है। बेटा ठीक है, तुम्हारी मम्मी और मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम लोगों ने सोच समझकर ही सब कुछ किया होगा। मेरी बहू मेरी आँख के सामने थी और तूने मुझे एक बार बताया नहीं, नालायक। बहू के घर में पता है? नहीं माँ, किसी को कुछ पता नहीं है। मुझे आप लोगों पर विश्वास था, पर रागिनी को लगता है कि उसके घर वाले नहीं मानेंगे, इसीलिए हम लोगों ने चुपचाप शादी की। नहीं तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। ठीक है, अब शादी हो चुकी है तो कोई बात नहीं, लेकिन बहू के घर में भी तो सब लोगों की सहमति होनी चाहिए। अरे भाग्यवान, राघव ने कहा बहू बात करेगी, और अगर जरूरत पड़ी मैं खुद बहू को लाने जाऊंगा। राघव के मम्मी पापा तो मान चुके थे, लेकिन रागिनी के घर में रागिनी की बात रखते ही रागिनी की माँ रागिनी को एक चांटा मारती है और पापा बिना कुछ कहे कमरे में चले जाते हैं। क्या हुआ रागिनी, तुमने घर में बात किया? हाँ किया, पर मुझे नहीं लगता कि हम कभी एक हो पाएंगे। क्यों? आखिर बात क्या है? मैंने मम्मी और पापा को सारी बात बताई। पूरे घर में एकदम सन्नाटा। फिर मम्मी रोने लगी
और मुझे कोसते हुए एक चाटा भी मारा, यहाँ तक कि खुद मरने की भी धमकी दे डाली। लेकिन मुझे पापा के रिएक्शन से अजीब डर लग रहा है। पापा ने मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना पूछा कि लड़का कौन है और कहाँ काम करता है। फिर उसके बाद अपने कमरे में चले गए। राघव, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। घर में मुझसे कोई बात नहीं कर रहा है। रागिनी, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। जरूरत पड़ी तो मैं खुद अंकल से बात करूंगा और मैं मम्मी पापा को भी साथ ले आऊंगा। फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम एक बड़ा रिसेप्शन रखेंगे और अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को इनवाइट करेंगे। काश ऐसा ही हो, पर पापा की चुप्पी मुझे अंदर ही अंदर सताई जा रही है। पता नहीं पापा क्या सोच रहे हैं, और अगर कहीं मेरे भाई को पता चल गया तो वो तो हमें मार ही डालेगा। राघव, तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें अंकल आंटी से एक बार और बात करनी चाहिए। उन्हें समझाओ, एंड आई एम श्योर इस बार वो तुम्हें जरूर समझेंगे। इधर राघव और रागिनी बात करते हैं। उधर दूसरी तरफ रागिनी के पापा एक अंधेरे कमरे में बैठकर यही सोचते रहते हैं कि कैसे राघव से रागिनी को आजाद किया जाए। ऐसा क्या किया जाए ताकि राघव और रागिनी हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाए। राघव, तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। मैं रागिनी को तो संभाल ही लूंगा, पर तुम खुद को और अपने परिवार को संभालने के लिए लायक ही नहीं रहोगे। आखिरकार रागिनी ने अपना दिल मजबूत किया और दोबारा अपने पापा मम्मी से बात की। पापा, आप कुछ कहते क्यों नहीं हैं? मुझे अब आपकी चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही है, कुछ तो कहिए। तुमने जो करना था तुमने किया, और अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं भी करके ही दिखाऊंगा। पापा, मैं मानती हूँ मैंने गलती की है, लेकिन सच कह रही हूँ, मैं आप दोनों को इस तरह नहीं देख सकती हूँ। चुप कर कलमुही, अब बाकी ही क्या है? तू क्या चाहती है? तेरे पापा सबको बताते फिरे कि मेरी बेटी ने बिना पूछे चुपचाप शादी कर ली। माँ, शादी कभी तो करनी थी, तो मैं जिसे पसंद करती थी मैंने उसी से शादी की, इसमें गलत ही क्या है? और राघव अच्छा लड़का है, आप दोनों तो राघव से मिल चुके हैं। चुप कर, एक तो गलत काम करती है और ऊपर से जुबान भी लड़ा रही है। राघव भले ही अच्छा लड़का है, लेकिन वो हमारी कास्ट का नहीं है। तूने एक बार भी सोचा है, अगर ये बात हमारी बिरादरी में पता चल गई तो समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? एक मिनट, हम जीवन में अक्सर गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम गलती सुधार नहीं सकते। तुम राघव को अपनी गलती समझकर भूल जाओ। उस लड़के में रखा ही क्या है, वो तो हमारी कास्ट का भी नहीं है। हम तुम्हारी शादी धूमधाम से कराएंगे। क्या तुम चाहती हो कि एक लड़के की वजह से तुम्हारे पापा का सिर झुक जाए, वो समाज में कभी सर ऊंचा करके ना चल पाए? मुझे पता है तुम कभी ये नहीं चाहोगी। पापा, राघव अब सिर्फ एक लड़का नहीं है, वो मेरा पति है और मैं राघव को कभी नहीं भूल सकती हूँ। ये कहकर रागिनी अपने कमरे में चली जाती है। रागिनी जानती थी ये सब उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश थी, पर रागिनी का प्यार जरा भी डगमगाया नहीं। उसे अपने प्यार पर भरोसा नहीं बल्कि आस्था थी। अगले दिन सुबह रागिनी ऑफिस जाने के लिए तैयार होती है। तभी मम्मी कहती है, रागिनी आज ऑफिस से छुट्टी ले ले। क्यों माँ, कुछ काम है? हाँ, कुछ दिन से मेरी कमर में दर्द है तो डॉक्टर के पास चलना है। ठीक है, मैं अभी ऑफिस कॉल करती हूँ। रागिनी ऑफिस में कॉल करके छुट्टी ले लेती है और राघव को भी कॉल करती है। ठीक है, वैसे तुमने घर में बात की? हाँ, मैं बाद में बताती हूँ। इसके बाद रागिनी अपनी मम्मी के साथ बाहर चली जाती है। उधर राघव ऑफिस में काम करता है। तभी कुछ गुंडे ऑफिस में जबरदस्ती घुस जाते हैं, जिसे रागिनी के पापा ने राघव को धमकाने के लिए भेजा था। कौन हो तुम लोग? हम लोग कौन है ये तू जानकर क्या करेगा? रागिनी की जिंदगी से निकल जा, समझा? और उसे भूल जा। 1 हफ्ते का समय दे रहा हूँ, डाइवोर्स पेपर साइन करके मालिक के घर पहुँच जाना। अच्छा, तो तुम लोगों को रागिनी के घर वालों ने भेजा है? समझदार है। देख,
आज समझा रहा हूँ, दोबारा नहीं समझाऊंगा। लेकिन अगर अब भी नहीं समझेगा ना तो दोबारा नहीं समझाने आऊँगा और ना ही तुझे समझने का मौका मिलेगा। चलो रे सब। इसके बाद सारे आदमी चले जाते हैं और ऑफिस में हंगामा होने की वजह से राघव कुछ दिन के लिए ऑफिस से सस्पेंड कर दिया जाता है। राघव रागिनी को कॉल करता है। हेलो रागिनी। राघव, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। मैं बड़ी मुश्किल से कॉल कर रही हूँ। तुम्हें पता है मेरे घर वाले मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। तभी रागिनी की कॉल कट हो जाती है। राघव दोबारा कॉल करता है लेकिन उसका मोबाइल बंद आता है। राघव समझ जाता है ये सब रागिनी के घर वाले ही कर रहे हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। राघव न तो रागिनी से बात कर पा रहा था और न ही उससे मिल पा रहा था, क्योंकि उसके घर वालों ने रागिनी का ऑफिस आना बंद कर दिया था। एक रात राघव सोया रहता है, तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। राघव दरवाजा खोलता है और देखता है सामने वही गुंडे थे जो उसे ऑफिस में धमकी देने आए थे। यूं बे हीरो, मैंने तुझे क्या कहा था? क्या हुआ बेटा, और ये सब कौन है? मम्मी आप अंदर जाओ। हम सब राघव के दोस्त हैं। आप अंदर जाइए, रोटी वोटी बनाइए, राघव अभी आ जाएगा। ठीक है। देख हीरो, ये सब लफड़े में काहे को पड़ रहा है। चल तुझे एक और मौका देता हूँ। 2 दिन, हाँ 2 दिन का टाइम है तेरे पास, ठीक है? चलो रे सब। सारे गुंडे चले जाते हैं। राघव अपने घर में सारी बात बताता है और अगले दिन संजय को भी सारी बात बताता है। राघव, आई थिंक हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। तुझे डरने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों बालिग हो और अब तुम्हारे पास मैरिज सर्टिफिकेट भी है। नहीं संजय, पुलिस के पास जाना सही नहीं होगा। इससे दोनों परिवारों की बदनामी हो सकती है। तो फिर क्या तू ऐसे ही रोज रोज धमकी सहता रहेगा? आज वो तुझे धमकी दे रहे हैं, कल को अगर अंकल आंटी को कुछ हो गया तो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अब इस मामले को मैं ही सुलझाऊंगा। अब मैं ही रागिनी के पापा से बात करूंगा। अबे तू पागल है क्या? जो इंसान अपनी बेटी की बात नहीं सुन रहा वो तेरी बात क्या सुनेगा? सुनना ही होगा। इसके बाद राघव रागिनी के घर चला जाता है और जोर जोर से रागिनी को बुलाता है। रागिनी, रागिनी। राघव की आवाज सुनकर रागिनी और रागिनी के मम्मी पापा सब बाहर आते हैं। राघव, ससुर जी नमस्कार, और सासू माँ को भी नमस्कार। लड़के, मुंह संभाल के बात कर, मैं तुम्हारा ससुर नहीं हूँ। तुम्हारे घर में यही संस्कार दिए हैं कि किसी के भी घर में घुस जाओ और बदतमीजी करो? सासू माँ माफ कीजिएगा, मैं यहाँ बदतमीजी करने नहीं आया हूँ। मैं रागिनी को अपने साथ ले जाने आया हूँ। और एक बात, सासू माँ कहना और ससुर जी को ससुर जी कहना कोई बदतमीजी नहीं है। बकवास बंद कर। कहो, यहाँ क्यों आए हो? क्यों, भूल गए क्या? कुछ दिन पहले ऑफिस में, यहाँ तक कि मेरे घर में भी साले मुझे धमकाने आए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना डायरेक्ट ससुर जी से ही बात कर लूं। पापा, ये सब क्या है? तुम चुप करो। हाँ, मैंने ही उन्हें भेजा था। तुम रागिनी को डाइवोर्स दे दो और उसे भूल जाओ। ना रागिनी तुम्हें कभी जानती थी और ना ही तुम कभी रागिनी को। पापा, आप ये कैसे कह सकते हैं? राघव मेरा पति है। तू चुप कर, शर्म लाज तो पहले से ही खा गई है और अब अपने पापा से जुबान लड़ा रही है। और आप खड़े खड़े इसका मुंह क्या देख रहे हैं? बुलाइए पुलिस को और इसे अभी जेल भेजिए। अरे वाह सासू माँ, अब आपने की ना मुद्दे की बात। ससुर जी, आप खड़े क्यों हो? जाइए पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, फिर देखते हैं पुलिस किसको अरेस्ट करती है। देखो राघव, मैं कोई तमाशा नहीं चाहता हूँ। अच्छा यही होगा, तुम रागिनी को डाइवोर्स दे दो और इस मैटर को यहीं क्लोज कर दो। तो एक काम क्यों नहीं करते, आप रागिनी को मेरे साथ जाने दीजिए और इस मैटर को यहीं क्लोज कर दीजिए। राघव, चिल्लाइए मत, नहीं तो आस पड़ोस में आपकी कोई इज्जत नहीं रहेगी। जब तक रागिनी मेरे साथ नहीं जाएगी तब तक मैं भी यहीं रहूंगा। जिसको बुलाना है बुला लीजिए, देखता हूँ कौन मुझे यहाँ से निकालता है। इसके बाद राघव रागिनी के घर में ही बैठ जाता है। कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा था, किसी को कुछ पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला था।
रागिनी के पापा नहीं चाहते थे कि किसी को भी राघव और रागिनी के संबंध के बारे में पता चले, इसलिए वो मजबूरन राघव को अपने ही घर में रखता है। रात का समय था। राघव छत पर खड़ा कुछ सोच रहा था। तभी चुपके से रागिनी आती है। ओ राघव। रागिनी, राघव, अच्छा हुआ जो तुम आ गए। अगर तुम नहीं आते तो पता नहीं मैं क्या करती। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे हर समय तुम्हारी चिंता सताई जा रही थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। रागिनी देखो, अब मैं आ गया हूँ। अब टेंशन की कोई बात नहीं है। और जब रागिनी तकलीफ में हो तो राघव ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुम देखना, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें सबकी सहमति के साथ ही घर से ले जाऊंगा। मैं जानती हूँ राघव, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, पर ये सब होगा कैसे? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं किसी भी तरह अंकल आंटी को राजी करूंगा। इधर राघव और रागिनी अपने परिवार को अपने प्यार के धागे से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ रागिनी के मम्मी पापा किसी भी कीमत पर राघव को रागिनी की जिंदगी से हटाना चाहते थे। पता नहीं अब क्या होगा। अभी तो ये बात सिर्फ घर में ही है। कल को जब ये बात समाज में फैलेगी तो हम क्या करेंगे? कभी सोचा है? जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो कोई क्या कर सकता है। अपनी लड़की की वजह से अब मुझे एक लड़के के आगे झुकना पड़ रहा है। मन करता है कि रागिनी का गला दबा दूं और खुद जहर पीकर मर जाऊं। क्या आपको लगता है कि मरने के बाद सब ठीक हो जाएगा? कभी नहीं। मैं क्या कहती हूँ, अगर हम राघव को रागिनी की जिंदगी से चले जाने के लिए पैसे दे तो शायद वो मान जाए। पैसा? शायद तुम ठीक कह रही हो। पैसे में बहुत ताकत होती है। पैसे का नाम सुनते ही अच्छे अच्छों की नीयत बिगड़ जाती है। तो ये तो राघव तो फिर भी बच्चा है। राघव एक कमरे में सोया रहता है। तभी रागिनी के पापा कमरे में आते हैं और कहते हैं, बेटा राघव। राघव। रागिनी के पापा की आवाज सुनकर राघव जाग जाता है, लेकिन उनके मुंह से बेटा सुनकर राघव थोड़ा चौंक जाता है। बेटा, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं अंकल, बोलिए क्या बात है। राघव, बेटी का बाप होना अपने आप में ही बड़ा भाग्यशाली होता है। रागिनी के जन्म से पहले मैं कुछ भी नहीं था। फिर रागिनी ने मेरी बेटी बनकर जन्म लिया। मैंने रागिनी के नाम से रागिनी टेक्सटाइल शुरू किया और भगवान की मेहरबानी देखो, मेरा बिजनेस चल पड़ा। एक बाप होने के नाते मैंने भी सोचा था कि मैं रागिनी को एक अच्छी लाइफ दूंगा, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, उसकी शादी किसी अच्छे घराने में करूंगा। लेकिन अब ये सब बेकार होता नजर आ रहा है। लेकिन अगर तुम चाहो तो ये सब ठीक भी हो सकता है। अंकल, मैं समझा नहीं। राघव, मैं इधर उधर घुमा के बात नहीं करूंगा। मैं रागिनी की शादी किसी बड़े घराने में कराना चाहता हूं, पर तुम दोनों ने शादी कर ली। लेकिन अभी बात बिगड़ी नहीं है। अगर तुम चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। तो आप ये कहना चाहते हो कि मैं रागिनी को डाइवोर्स दे दूं? पहले आपने मुझे धमकाने के लिए अपने आदमियों को मेरे ऑफिस में भेज दिया, और फिर जब बात नहीं बनी तो घर में भी भेजा। अंकल, अगर आपने मुझे एक बार भी ये बताया होता तो शायद मैं आपकी बात मान लेता। लेकिन अब आप मुझे सिर्फ इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम काफ़ी समझदार हो, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। मैं अपनी बेटी की वजह से अपनी बिरादरी में झुकना नहीं चाहता हूँ। चलो मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। मेरी बेटी को हमेशा हमेशा भूल जाने के लिए कितने पैसे चाहिए? सोच समझकर जवाब देना। मुझे पता था कि आप कभी ना कभी घूम फिर कर इस मुद्दे पर तो आने ही वाले थे। अंकल, मैं रागिनी से सच्चा प्यार करता हूँ और अब वो मेरी पत्नी भी है। एक बात बताओ, क्या आप पैसों के लिए अपनी पत्नी को छोड़ सकोगे? रागिनी के पापा के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप कमरे से बाहर चले जाते हैं। इस तरह ये रात बीत जाती है। अगली सुबह राघव की नींद फोन के रिंग से खुलती है। राघव फोन उठाता है और देखता है कि उसके घर से फोन आया है। हेलो। हेलो बेटा, तू कैसा है? खाना तो सही टाइम पे खाता है ना? अरे लाओ मुझे फोन दो। तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे रागिनी के घर वाले उसी का स्वागत करने बैठे हो। लाओ फोन दो। हेलो राघव, मैं पापा बोल रहा हूँ। हाँ पापा। पापा, मैंने सब कुछ सुन लिया है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
अरे वो तो होगा ही, तुम मेरे बेटे जो हो। और बताओ, रागिनी के घर वाले से बात हुई? वो लोग क्या कह रहे हैं? राघव अपने मम्मी पापा को सारी बात बताता है। बिल्कुल सही किया। अब देखता हूँ बहू को कब तक घर में रखते हैं। अरे मुझे भी फोन दीजिए। लो, अपनी मम्मी से बात करो। बेटा तू घबराना मत, मेरा मन कह रहा है कि सब ठीक हो जाएगा। रागिनी के घर वाले जरूर मानेंगे। ठीक है माँ, मैं भी रखता हूँ। अच्छा सुन, टाइम पर खाना खाना और अपना ध्यान रखना। जी माँ। इसके बाद राघव कॉल कट कर देता है और कमरे से बाहर जाता है तो देखता है रागिनी के पापा एक तरफ पेपर पढ़ रहे हैं, एक तरफ रागिनी की मम्मी बैठी रहती है और रागिनी किचन में नाश्ता बना रही है। उससे कोई कुछ नहीं कहता है, बस सब घूरते ही रहते हैं। तभी राघव कहता है, वाह, क्या खुशबू है। लगता है आज नाश्ते में डोसा बन रहा है। आज तो नाश्ता जमकर करूंगा। ए लड़के, बंद करो तुम्हारी नौटंकी। जब से आए हो तब से तुम्हारी नौटंकी देख रही हूँ। तुम यहाँ रहे हो अपनी मर्जी से, लेकिन खाना वाना कुछ नहीं मिलेगा। उसे भी नाश्ता दे दो। अगर घर में कुत्ता रहता तो उसे भी सुबह कुछ खाने को देना पड़ता है, लेकिन ये तो फिर भी इंसान है और हमारे घर में कोई भूखा नहीं रहता। पापा ये आप क्या कह रहे हैं? राघव मेरा पति है, वो इस घर का दामाद है। आप लोग उससे इज्जत से बात कीजिए। रागिनी, शांत हो जाओ। ये सब तो चलता ही रहता है, और जहाँ तक मेरी बात है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी बन सकता हूँ, भले कुत्ता ही क्यों ना बनना पड़े। कुछ देर बाद सब एक साथ नाश्ता करने बैठते हैं। राघव बड़े चाव से खाता है और कहता है, वाह रागिनी वाह, तुम्हारे हाथ का जवाब नहीं। क्या नाश्ता बना है। तुम्हें पता है, मेरे मम्मी पापा तो तुम्हारी तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे। राघव तारीफ पर तारीफ किए जाता है और दूसरी तरफ रागिनी की माँ अंदर ही अंदर गुस्सा होती है। तो वहीं रागिनी के पिता रागिनी की माँ को शांत रहने का इशारा करते हैं, लेकिन रागिनी की माँ अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती और कहती है, ओफो, अब इस घर में तो खाना भी दुश्वार हो गया है। ये कहकर रागिनी की मम्मी अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद रागिनी के पापा भी कमरे में आते हैं। क्या हुआ, तुमने नाश्ता क्यों नहीं किया? क्या हुआ? क्यों आपने देखा नहीं दोनों कैसे नौटंकी कर रहे थे? बस बहुत हो गया, मुझसे ये नौटंकी अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। बर्दाश्त तो मुझसे भी नहीं हो रहा, लेकिन अभी हमें दिमाग से काम लेना होगा। अब आपसे कुछ नहीं होने वाला है। अब मेरा वीरेंद्र ही इस राघव की अक्ल को ठिकाने लगा सकता है। आप अभी वीरेंद्र को बुलाइए। वीरेंद्र? हाँ, अब वो ही राघव को न सिर्फ इस घर से बल्कि रागिनी की जिंदगी से भी निकाल सकता है। ठीक है, मैं आज उसे बुलाता हूँ। राघव कमरे में बैठा रहता है, तभी रागिनी आती है। रागिनी बहुत घबराई हुई थी। वो राघव से कहती है, राघव राघव चलो, हम लोग अभी यहाँ से जाते हैं। चलो राघव चलो। बात क्या है, तुम घबराई हुई क्यों हो? मम्मी ने ठीक से नाश्ता नहीं किया तो मैं नाश्ता देने उनके कमरे में गई। तभी मैंने पापा और मम्मी को बात करते हुए सुना। मम्मी वीरेंद्र को बुलाने के लिए कह रही थी। एक बार वीरेंद्र यहाँ आ गया तो वो हम दोनों को मार डालेगा। वीरेंद्र के यहाँ आने से पहले हम दोनों को यहाँ से भागना होगा। एक मिनट, कौन है ये वीरेंद्र, और तुम इतना डर क्यों रही हो? वीरेंद्र मेरा भाई है। अच्छा, तो मेरे साले साहब का नाम वीरेंद्र है। राघव, ये मजाक का समय नहीं है। तुम नहीं जानते वीरेंद्र कितना खतरनाक है। जब वो 6th स्टैंडर्ड में था तब उसने क्लास टीचर का सिर फोड़ दिया था। घर में लगा बच्चा है, गुस्से में कर दिया होगा। समय के साथ उसका गुस्सा बढ़ता गया। फिर जब वीरेंद्र 8th स्टैंडर्ड में था तो उसने एक बार एक लड़के को मार दिया। वो लड़का कोमा में चला गया था और वीरेंद्र बच्चों की जेल में। बाकी की पढ़ाई उसने जेल में ही पूरी की है। तो क्या उसके बाद वीरेंद्र घर आया था? हाँ, जेल छूटने के बाद उसे घर लाया गया। वीरेंद्र अब बड़ा हो गया था। पापा ने सोचा कि वीरेंद्र अब ठीक हो गया होगा, लेकिन वो घर से चोरी छिपे नशा करता था, गलत लोगों के साथ घूमता था और कभी कभी घर में चोरी भी करता था। और इतना ही नहीं,
कभी कभी पुलिस वीरेंद्र की तलाश में घर आ जाती थी। पापा समझ गए थे वीरेंद्र अब बहुत दूर निकल चुका है, उसे संभलना किसी के बस में नहीं था, इसलिए पापा ने उसे घर से जाने के लिए कह दिया। ओह, सुन के बड़ा खराब लगा, लेकिन वीरेंद्र खतरनाक नहीं है। वो तो ना समझ था। अगर सही समय पर उसे समझाया होता तो शायद आज वो भी इसी घर में होता। सबकी तरह मैंने भी तुम्हें आधा सच बताया है। वीरेंद्र टीचर का सिर गुस्से में नहीं बल्कि मेरे लिए उसका सिर फोड़ा था, क्योंकि टीचर पढ़ाने के बहाने मुझे गलत तरीके से हाथ लगाता था। और वो लड़का जो कोमा में चला गया वो भी मेरी वजह से था, क्योंकि वो पूरी क्लास में कहता था कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। अब जब वीरेंद्र को पता लगेगा कि मैंने चुपचाप शादी कर ली है तो पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं होगा। अभी वीरेंद्र कहाँ है? अभी वीरेंद्र नहीं बल्कि वीरा दादा बन गया है। सुना है वो इस इलाके का बड़ा गुंडा बन गया है, जिससे पुलिस भी कांपती है। क्या वीरा दादा ही वीरेंद्र है, जिसकी फोटो आए दिन पेपर में छपी रहती है? तुम उसी वीरा की बहन हो? हाँ। ठीक है, अब जब तालाब में कूद ही गया हूँ तो पार तो होना ही होगा। वीरा के अड्डे में कुछ लोग मिलकर एक आदमी को मारते हैं। तभी एक आदमी भागता हुआ वीरा के पास आता है और कहता है, वीरा दादा, आपके पापा आए हैं। साले हरामी, मेरा बाप आया है और तुम मुझे पूछ रहा है? वो वीरा दादा का बाप है, समझा? जा सम्मान के साथ लेकर आ। रुक, मैं खुद लेकर आता हूँ। और हाँ, तब तक इस आदमी को अंदर कहीं ठिकाने लगा दो, नहीं तो मेरा बाप इसे मार खाते हुए देखकर सेंटी हो जाएंगे। वीरा खुशी से अपने पापा से मिलने जाता है। आप यहाँ क्यों आए हैं? अगर कुछ काम था तो मुझे बुला लिया होता। वैसे आप आए हैं तो इससे बड़ी की खुशी की बात और क्या हो सकती है। आइए, अंदर आइए। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ और ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है। तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया कि मैं तुमसे खुशी खुशी मिलने आऊँ। मैं तुम्हारी माँ के कहने पर यहाँ आया हूँ। ओह ठीक है, जब यहाँ तक बात आ ही चुकी है तो बताइए, ऐसा कौन सा काम है जो आपको यहाँ तक खींच कर लाया है? इसके बाद पापा वीरा को सारी बातें बताते हैं, जिसे सुनकर वीरा आग बबूला हो जाता है। आप जाइए, मैं सब संभाल लूँगा। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारी इज्जत हो या ना हो, लेकिन हमारी इज्जत अभी भी समाज में है, इसीलिए कुछ भी ऐसा मत करना जिससे समाज में हमारी नाक कट जाए। ठीक है। अगले ही पल वीरा अपने कुछ गुंडों के साथ राघव के परिवार को उठा लाता है और फिर राघव को कॉल करता है। हेलो हेलो, कौन? वीरा दादा बात कर रहा हूँ। ओह साले साहब, आपकी बहुत तारीफ सुनी है, कहिए फोन क्यों किया? अबे साले, तुझे दामाद बनने का बहुत शौक चढ़ा है। अभी फटाफट 10 मिनट के अंदर मेरे अड्डे पे आ जा। देख तेरा स्वागत कैसे करता हूँ। स्वागत करने का इतना ही शौक चढ़ा है तो फिर तू ही मुझे लेने आ जाना। और तुझे पता है कि मैं तेरे घर में ही हूँ। पता है, और साला यही मजबूरी है, नहीं तो मैं तुझे कहीं से भी उठा लेता। खैर, तुझे ना चाहते हुए भी आना तो होगा। पता है क्यों? क्योंकि मैं तेरे माँ बाप को यहाँ लाया हूँ। वीरा, ऊंची आवाज नहीं। तेरे पास समय कम है तो जल्दी से निकल और यहाँ पहुंच, नहीं तो मेरा दिमाग फिर गया और तू मुझे दोष मत देना। और हाँ, मैंने तुझे अपना एड्रेस टेक्स्ट कर दिया है। तू अभी भी सोच रहा है? चल भाग। इसके बाद राघव जल्दी से कमरे से बाहर निकलता है। तभी रागिनी मिलती है और वो राघव को टोकती है। रागिनी, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, अभी मुझे जल्दी जाना है। ये कहकर राघव जल्दी से घर से निकल जाता है और फिर एक गाड़ी में चढ़ जाता है। गाड़ी चलती है और राघव बार बार घड़ी देखता है। तभी रास्ते में ट्रैफिक जाम हो जाता है। राघव के पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए वो गाड़ी से उतरता है, फिर दौड़ने लगता है और फिर कुछ देर बाद उसी पते पे पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं रहता। तभी फिर वीरा का कॉल आता है। हेलो वीरा, मैं एड्रेस में पहुंच गया हूँ, लेकिन यहाँ कोई नहीं है। कहाँ है तू? सॉरी।
तुझे जीजाजी बनने का बड़ा शौक था ना, इसीलिए मैंने तेरे साथ छोटा सा मजाक किया। वीरा, अगर मम्मी पापा को कुछ हुआ तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे ये क्या जीजाजी, आपको बुरा लगा? मैंने तो बस एक छोटा सा मजाक किया था। चलो, इस बार मैंने आपको असली पता भेजा है, लेकिन याद रखना इस बार भी आपको 10 मिनट में पहुंचना है, समझे ना? मैं तुझे राघव वहाँ से भी जल्दी से निकलता है और फिर गाड़ी की वेट करता है, लेकिन कोई गाड़ी नहीं आती है। तब एक अनजान आदमी की बाइक खड़ी रहती है। राघव उस बाइक को लेकर चला जाता है। राघव फिर से घड़ी देखता है। तब बाइक और तेजी से चलाता है और टाइम के अंदर पहुंच जाता है। राघव अड्डे के अंदर जाता है, जहां वीरा पहले से ही बैठा रहता है और वो कहता है, परफेक्ट, एकदम समय पर पहुंचा है। राघव वीरा का कॉलर पकड़ के अपने मम्मी पापा के बारे में पूछता है। फिर से गुस्सा? देख राघव, तुझे तेरे माँ बाप मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए तुझे सिर्फ 2 काम करने पड़ेंगे। पहला सिंपल है, तुझे सिर्फ मार खानी होगी, और दूसरा, तुझे हमेशा हमेशा के लिए रागिनी को भूलना होगा। मैंने सुना था वीरा बड़ा गुंडा है, पर यह नहीं जानता था तू कायर भी है। चुप साले, मुझे कायर बोलता है? मुझे? ठीक है, आ मेरे साथ 2-2 हाथ कर। अगर तू जीत गया तो रागिनी को मैं खुद तेरे साथ विदा करूंगा, और अगर हार गया तो तुझे तेरी फैमिली के साथ ये शहर छोड़ना होगा। इसके बाद दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं। कभी वीरा राघव को मारता है तो कभी राघव वीरा को मारता है। कुछ देर तक ऐसे ही चलता है। ना कोई जीतता है और ना कोई हारता है। तभी वीरा धोखे से एक रॉड राघव के माथे पर मार देता है और राघव जमीन पर गिर जाता है। प्यार और जंग में सब जायज है। इसके बाद वीरा दोबारा मारने जाता है, तभी रागिनी आ जाती है। नहीं वीरा, नहीं, राघव को छोड़ दे, उसे मत मार। रागिनी, मुझे मत रोक, ये साला आज मेरे हाथ से नहीं बचेगा। नहीं वीरा, ऐसा मत कर, मैं राघव से बहुत प्यार करती हूँ। तू एक काम कर, राघव के साथ तू मुझे भी मार डाल। तभी राघव लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है और कहता है, वीरा, तू मुझे मार दे, तब सब ठीक हो जाएगा। बस तू मेरे मम्मी पापा और रागिनी को कुछ मत करना। चल मार। नहीं नहीं वीरा, ऐसा मत कर। रागिनी हट जाओ। मार वीरा, मार। सोच क्या रहा है? चल मार। बस बहुत हुआ, कोई किसी को नहीं मारेगा। बहन, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन तुझे रोते हुए नहीं देख सकता। अरे तुम दोनों तो सच्चा प्यार करते हो, तुम्हें कौन अलग कर सकता है? और मेरे परिवार को यह बात समझ नहीं आई। प्लीज मुझे माफ कर दे, प्लीज। जीजा जी, जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और हो सके तो मुझे माफ कर देना। हाँ, अंकल आंटी बिल्कुल सेफ हैं, मैंने उन्हें बांध के नहीं रखा। उन्हें तो मेरे आदमी शहर घुमा रहे हैं। अब मैं खुद घर में बात करूंगा। बैंड बाजी के साथ वीरा राघव को और रागिनी को अपने घर ले जाता है और अपने पापा को आवाज देता है। पापा, पापा। वीरा की आवाज सुनकर पापा मम्मी दोनों बाहर आते हैं। ये सब क्या है? क्या तमाशा लगा रखा है? मैंने कहा था ना समाज में मेरी इज्जत है। बस बहुत हो गया इस खोखली समाज की बातें। आप किस समाज की बात कर रहे हैं? वही समाज जो किसी मजबूरी की सहायता ना करके उसका तमाशा बनाता है, या वही समाज जिसे किसी को बदनाम करने के लिए सिर्फ एक मौका चाहिए, या वही समाज जो कहने को तो बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन मंत्री, पुलिस, बिजनेसमैन के तलवे चाटता है। अगर ये दोनों चाहते तो भाग भी सकते थे, लेकिन इन्हें तो आप सबकी सहमति चाहिए थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप जिस समाज की बात कर रहे हैं ना, कहीं उस समाज में आप लोगों की बदनामी ना हो जाए। मैं मानता हूं हम समाज से अलग नहीं रह सकते, लेकिन उसके लिए हम अपनों को भी तो नहीं छोड़ सकते। मम्मी, आज तक मैंने आप लोगों से कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज इनके प्यार की भीख मांग रहा हूं। प्लीज प्लीज मम्मी, प्लीज। उठ जा बेटा, उठ जा। अजी सुनते हैं? देखिए तो हमारा बेटा कितना समझदार हो गया है। बेटा तू सही कह रहा है।
समाज तो है ही, लेकिन उससे भी पहले परिवार होता है, और जिस परिवार में इतने समझदार बच्चे हो, उससे समाज का क्या डर। तुम लोगों ने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं राघव और रागिनी का बड़े धूमधाम से रिसेप्शन करूंगा और ये बात समाज को बताऊंगा कि प्यार के आगे कुछ भी नहीं होता है। इसी के साथ सब एक दूसरे के गले लग जाते हैं। कुछ दिनों बाद राघव और रागिनी के लिए एक रिसेप्शन पार्टी रखी जाती है। दोनों परिवार साथ रहते हैं, हर कोई हंसता है, खिलखिलाता है, और राघव रागिनी के प्यार का हैप्पी एंडिंग होता है। तो दोस्तों, लव लाइफ में आप सभी को ये स्टोरी कैसी लगी अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगली स्टोरी में। अगर आप सभी ने ये चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस स्टोरी को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं अगली स्टोरी में।